दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। और आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, मौर्योत्तर काल। इसके पहले हमने मौर्य काल चैप्टर पढ़ाया। यदि आपने नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। आप YouTube पे सर्च करें समता अकेडमी चैनल, और वहाँ मैं शुरू से इतिहास पढ़ा रहा हूँ। आप एक एक करके जो है चैप्टर पढ़ते जाइए और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मौर्य काल का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था, और बृहद्रथ का सेनापति रहता है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग जो है उज्जैन का रहने वाला था, और बृहद्रथ के दरबार में जो है उनका ही सेनापति था। एक बार क्या हुआ, सैनिक निरीक्षण के दौरान, क्योंकि पता है आपको कि मौर्य काल के जो अंतिम शासक है वो चंद्रगुप्त मौर्य की तरह, बिंदुसार या अशोक की तरह जो है इतने प्रतिभाशाली कुशल नहीं थे। तो मौके का फायदा उठाया पुष्यमित्र शुंग ने जो है मैदान में, जब वो सेना का निरीक्षण कर रहा था, उसी समय सेना के सामने ही बृहद्रथ की हत्या कर देता है। और इस प्रकार जो है एक नए वंश की शुरुआत होती है, शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग जो है ये उज्जैन के निवासी थे, और एक सेनापति के रूप में जो है बृहद्रथ के यहाँ जो है नौकरी करते थे। ये इतिहास में जो है यहाँ से शुरू हुआ ब्राह्मण साम्राज्य का जो है। हमने जब आपको पढ़ाया था मौर्य काल में जो पतन के कारण, तो उसमें ये भी हमने पढ़ाया था आपको कि ब्राह्मण जो है प्रतिकार का शिकार भी हुआ, क्योंकि मौर्य काल में जो है बौद्ध धर्म को जो है ज़्यादा जो है महत्व देने लगे थे। तो ये भी एक रीजन था। तो यहाँ हम देखेंगे अब शुंग वंश के बारे में। तो शुंग वंश का जो पीरियड है, जो समय काल है, वो है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व का काल। और पूरा जो शुंग वंश का जो समय काल है शासन करने का, वो है 112 वर्ष तक का, जिसमें जो है जो इम्पोर्टेंट है वो शुरू में पुष्यमित्र शुंग है, जिनका जो है 185 से 149 ईसा पूर्व शासनकाल। इसके बाद इनके पुत्र आते हैं अग्निमित्र शुंग। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है आपको जो है अभी हम बोर्ड पे बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस समय काल में जो है मनुस्मृति की रचना भी हुई शुंग वंश में ही, और पतंजलि जो है इनके समय काल में थे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब बोर्ड पे सीधे। आइए देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ था। हर्षचरित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका लेखक का भी नाम जो है पूछता है। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र के लेखक हैं बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट। तो हर्षचरित्र और पुराणों के अनुसार उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सैन्य निरीक्षण के दौरान सेना के सामने ही बृहद्रथ की हत्या कब किया? 185 ईसा पूर्व में कर दी। पुष्यमित्र शुंग उज्जैन का एक ब्राह्मण था, और इस प्रकार इतिहास में ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना हुई। तो एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं पहले इनकी डायनेस्टी का पूरा। शुंग जो है जो एम्पायर था, तो शुंग वंश का जो शासन काल है वो है 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व, यानी 185 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। इसके जो संस्थापक हैं कौन है, अभी आपको पता चला। अंतिम मौर्य साम्राज्य जो थे बृहद्रथ, उनकी हत्या कौन करता है? उनका सेनापति पुष्यमित्र शुंग। तो ये हो गए संस्थापक, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। इनका समय काल 185 से 149 ईसा पूर्व। इसके बाद इनके जो पुत्र हैं सम्राट अग्निमित्र शुंग, इनका समय काल 149 से 141 ईसा पूर्व, यानी 149 से 141 ईसा पूर्व। इसके बाद इनके दो पुत्र शासन करते हैं,
पुत्र सम्राट वसुजैसुंग 141 से 131 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और पुत्र सम्राट वसुमित्र शुंग ये जो है 131 से 124 ईसा पूर्व तक। तो कुल जो है शुंग वंश में कितने शासक हुए? 10 शासक हुए, 10 शासक हुए। लेकिन 10 लोगों के बारे में यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है शुरू के ये इंपॉर्टेंट है, संस्थापक अग्निमित्र जिन्होंने अच्छा काम किया, जिनको इतिहास याद करती है। और अंतिम शासक देवभूति शुंग थे 83 से 73 ईसा पूर्व तक। तो हम एक एक करके अभी पूरा डिटेल में देखेंगे। पहले आप नोट कर लीजिए इतना। तो दोस्तों पुष्यमित्र शुंग के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा पीछे आपको लेके चलते हैं मौर्य काल में। मौर्य काल के जो शासक थे, जो अंतिम शासक थे, इवन द आप शुरू कीजिए अशोक से, सम्राट अशोक से। तो सम्राट अशोक जो है जब 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब वो मैदान में स्थिति देखते हैं, इतने लोग जब मारे गए होते हैं, लाखों लोग बंदी बनाए जाते हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। और इसके बाद एक बौद्ध सम्राट के रूप में ही समझ लीजिए 20 वर्षों तक शासन करते हैं और अहिंसा का पालन करते हैं। काफ़ी साम्राज्य विशाल होता है, जिसके वजह से उसको मेंटेन करने पे काफ़ी खर्च, और वहीं जो है जो बौद्ध संप्रदाय है, जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनकी व्यवस्था करना, उनके लिए जो है संरक्षण प्रदान करना, धीरे धीरे साम्राज्य जो है कमज़ोर होता गया और जो राजकोष है वो भी खाली हो रहा था। और जो अंतिम शासक बृहद्रथ के समय में स्थिति और भी जो है खराब हो गई रहती है। उस समय जो है जो क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, इन लोगों ने जीता था और एक मगध जो है काफ़ी विशाल क्षेत्र में फैला हुआ था, अब धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगा था। जो यूनानी आक्रमण है वो पंजाब सिंध वाले क्षेत्र में अपना जो है आक्रमण शुरू कर दिए थे। बैक्ट्रिया प्रदेश जो जीता हुआ था, वहाँ शासक जो है पुनः उसको जो है हासिल करने के लिए आक्रमण कर रहे थे। तो इसी समय जो है जो पुष्यमित्र शुंग होते हैं वो बृहद्रथ के सेनापति रहते हैं और वे जो है इसके बारे में बताते हैं। इवन द जो मठों के अंदर जो है यूनानी सैनिक जो है बौद्ध भिक्षुओं के रूप में छुपे रहते हैं। जब वो सूचना देते हैं तो कोई जो है कार्रवाई जो है सम्राट बृहद्रथ नहीं करते हैं। जो राजा बृहद्रथ हैं कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और यह देख करके जो सेनापति है पुष्यमित्र शुंग जो है काफ़ी नाराज होते हैं और अपने लेवल पे जो है वो मठों के अंदर भी अटैक करते हैं और जो यवन सैनिक हैं जो कि बौद्ध भिक्षु के रूप में वहाँ छुपे रहते हैं उनको मारते हैं। जब यवन आक्रमण जो है काफ़ी अंदर जो है भारत की तरफ प्रवेश कर रहा था, तो भी जो है कोई एक्शन बृहद्रथ नहीं लेते हैं, क्योंकि चूँकि बौद्ध धर्म को अपना चुके होते हैं तो जो है अहिंसा के मार्ग पे वो चलना चाहते हैं। लेकिन एक राजा को जो है अपने देश की सुरक्षा यदि करनी है, अगर कोई अटैक कर रहा है तो आपको जो है हिंसा तो करनी पड़ेगी, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा चीज़, एक रीजन ये रहता है, दूसरा रीजन कि मौर्य साम्राज्य में जो है बौद्ध धर्म का जो है अस्तित्व, बौद्ध धर्म का जो है प्रभाव काफ़ी तेज़ी से फैला। समाज में जो है धीरे धीरे जो है लोग वैदिक धर्म से जो है बौद्ध धर्म की तरफ जो है पलायन कर रहे थे। दरबार में जो है बौद्ध भिक्षु कभी भी राजा से मिल सकते थे। तो दूसरा रीजन ये भी था, जब पुष्यमित्र शुंग सेना का निरीक्षण कर रहे थे उसी समय जो है बृहद्रथ से जो है लड़ाई हो जाती है और बृहद्रथ को जो है बहुत कम समय में ही जो है उनको जो है पराजित करते हैं और वहीं पर तलवार से सेना के सामने ही हत्या कर देते हैं।
लेकिन सेना जो है पुष्यमित्र शुंग का कोई विरोध नहीं करती है, क्योंकि एक राज्य को चलाने के लिए एक कुशल सेना नायक, एक कुशल जो है शासक की जरूरत थी, और सेना जो है उनको सहर्ष स्वीकार करती है एक राजा के रूप में। तो चलिए अब देखते हैं इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बारे में, ठीक है, इनकी उपलब्धियां। मौर्य काल के अंतिम दिनों में चूंकि शासक यानी जो उत्तराधिकारी थे वो काफ़ी जो है कमज़ोर थे, अयोग्य थे, तो राजनैतिक स्थिति जो है बहुत अच्छी नहीं थी। जो राजनैतिक स्थिति है वो बहुत खराब हो चुकी थी, और पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं। और इसके बाद इस स्थिति का जो फायदा है जो प्रांतीय शासक हैं, उसी समय यूनानियों के जो है आक्रमण शुरू हो जाते हैं, और इसी समय पीरियड में जो है कलिंग भी अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। इधर यूनानी जो डेमेट्रियस है वो पंजाब सिंध पे आक्रमण कर लेता है। यूनानियों ने जो है पश्चिम भारत के कई प्रदेशों पर जो है अपना जो है अधिकार कर लेते हैं। तो हम देखेंगे अब इस स्थिति में जब पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठता है तो इतना आसान नहीं होता है साम्राज्य को चलाना। तो हम अभी देखेंगे पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो पुष्यमित्र शुंग नोट कीजिए, पुष्यमित्र शुंग का समय काल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व। तो दोस्तों देखिए अभी पुष्यमित्र शुंग जो है इनका समय काल है 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व का। पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक जो थे बृहद्रथ, अंतिम मौर्य सम्राट, यहाँ पे लिख देते हैं अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ, अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहद्रथ की हत्या कर जब मगध की गद्दी पर बैठा तो उनके सामने अनेकों समस्याएं थी। जैसे पहला, जो मगध से अलग हो गए थे, क्योंकि मौर्य काल के जो अंतिम शासक थे काफ़ी अयोग्य और कमज़ोर हो गए थे, तो धीरे धीरे जो है प्रांतीय जो शासक थे या जो यूनानी जो शासक थे अपने जो है धीरे धीरे एरिया के ऊपर जो है कब्जा करने लगे, और दूसरे जो मगध की राजनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर आक्रमण कर रहे थे। इसमें यवन शासक थे जैसे डेमेट्रियस था और भी थे। इस प्रयास में जो है सबसे पहले काफ़ी बुद्धिमानी से उन्होंने काम लिया पुष्यमित्र शुंग ने। उन्होंने पहले उनको सुसंगठित किया, पुनर्गठित किया, जो अभी मगध के अंतर्गत था। उसने इसी क्रम में विदिशा को दूसरी राजधानी बनाया और वहां अपने पुत्र अग्निमित्र को राज्य का प्रतिनिधि नियुक्त किया। अवंती पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करने के बाद साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दिया। इसके बाद उसका पुत्र विदर्भ राज्य को भी जीत लेता है, उनके पुत्र अग्निमित्र, जिसका वर्णन, जो विदर्भ युद्ध है उसका वर्णन है मालविकाग्निमित्रम में। इस युद्ध के बाद पुष्यमित्र शुंग के प्रतिष्ठा में और वृद्धि होती है। पुष्यमित्र शुंग के समय सबसे महत्वपूर्ण घटना यवनों का आक्रमण और शुंगों द्वारा जो है इसका प्रबल प्रतिरोध होता है। और ये उस समय जो यूनानी होते हैं, जो यवन होते हैं, जो आक्रमण करते हैं, उनसे ये देश की रक्षा भी करते हैं। यूनानियों के आक्रमण की जो जानकारी है पतंजलि महाभाष्य और गार्गिक संहिता में मिलता है। तो यहाँ तक नोट कीजिए पहले। तो दोस्तों
सबसे जो इम्पोर्टेंट घटना हुई पुष्यमित्र शुंग के जो है शासनकाल में, वो है यवन आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना यवनों का आक्रमण है। प्रोफेसर NN घोष के अनुसार उन्हें 2 आक्रमणों का सामना करना पड़ता है। पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार यवनों ने अयोध्या और माध्यमिक पर आक्रमण किया। गार्गी संहिता में कहा गया है कि उन्होंने मथुरा, पंचाल, साकेत और कुसुम ध्वज पर विजय प्राप्त की। विद्वानों के अनुसार यूनानी शासक डिमेट्रियस अपने भाई अपोलोडोटस और सेनापति मिनांडर के साथ युद्ध करने भारत आया। एक सेना अपोलोडोटस के नेतृत्व में चित्तौड़ होते हुए पाटलिपुत्र की ओर बढ़ी, जबकि दूसरी सेना मिनांडर के नेतृत्व में मथुरा पहुंची। पुष्यमित्र ने इन आक्रमणकारियों को बुरी तरह पराजित किया और उन्हें जो है भारत से जो है खदेड़ दिया और पुनः जो है अखंड भारत का निर्माण किया, जो कि मौर्य शासक के जो अंतिम शासक थे। अंतिम समय में जो शासक जितने हुए तो धीरे धीरे जो है प्रांतीय जो शासक थे वो भी स्वतंत्र हो चुके थे और जो बैक्ट्रिया प्रदेश है, जो आपका जो है पंजाब सिंध क्षेत्र है, उधर जो कब्जा किए थे यवन आक्रमणकारी, वापस जो है पुष्यमित्र शुंग जो है उन क्षेत्रों को जो है वापस कब्जा करता है और फिर से जो है अखंड भारत का निर्माण करता है। अश्वमेध यज्ञ, पतंजलि ने भी अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किया है। प्रथम जो है अश्वमेध यज्ञ वो तब कराते हैं, ठीक है, देखिए प्रथम अश्वमेध यज्ञ यवन विजय के बाद, यवनों माने यूनानियों के आक्रमण पे जब विजय प्राप्त करते हैं उसके उपलक्ष्य में कराते हैं पहला अश्वमेध यज्ञ। दूसरा जो है शासनकाल के अंतिम समय में अश्वमेध यज्ञ आपने देखा होगा, अगर रामायण देखा होगा या बहुत सारे सीरियल, तो उसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता है और घोड़ा जो है जितने क्षेत्रों को घूम करके वापस आ गया, यानी कि किसी ने विरोध नहीं किया, तो एक छत्र जो है वहां तक उस शासक का जो है साम्राज्य माना जाएगा। तो अंतिम समय में जब पूरे अखंड भारत पे हो जाता है, उनका जो है वापस सत्ता स्थापित हो जाता है, तो अंतिम समय में एक दूसरा अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अयोध्या अभिलेख में भी इसका वर्णन है। यज्ञों एवं नीतियों के द्वारा पुष्यमित्र शुंग जो है वैदिक परंपरा को पुनः स्थापित करते हैं, क्योंकि मौर्य काल के अंतिम समय में जैसे चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं, कुछ शासक जो है आजीवक संप्रदाय, तो कुछ जो है जैन संप्रदाय को स्वीकार करते हैं। मौर्य काल के अंतिम समय तक जो है जो बौद्ध धर्म है वो जो है काफ़ी जो है ज़्यादा फैल गया था और जो है जो वैदिक धर्म है उसका अस्तित्व जो है बहुत जो है नीचे आ गया था। तो पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण थे, इन्होंने वापस वैदिक जो परंपरा है, जो पूजा पाठ है, उसको जो है वापस जो है उसकी जो उपलब्धि है, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसको पुनः स्थापित करते हैं। पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म के बीच में जो है इतिहासकारों के बारे में, जो पुष्यमित्र शुंग के बारे में जो है जो बौद्ध धर्म के जो है इतिहासकार हैं और जो विद्वान हैं, काफ़ी मतभेद है। कुछ बौद्ध ग्रंथों में जो है पुष्यमित्र शुंग को जो है काफ़ी क्रूर और ये माना गया है कि उन्होंने जो है बौद्ध भिक्षुओं का जो है काफ़ी कत्लेआम किया, उनको जो है यहाँ से मार के जो है भगा दिया। दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें जो है ये बताया गया है कि पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य वंश के ही जो है अंतिम जो है शासक थे। दूसरा चीज जो है उसमें ये मेंशन किया गया है कि एक जो है बौद्ध भिक्षु का सर लाने पर जो है 100 दिनार दिए जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल जो है उस चीज़ को प्रमाणित नहीं करती है, क्योंकि ना ही जो है पुष्यमित्र शुंग जो है मौर्य काल के अंतिम शासक थे और ना ही जो है दिनार चलते थे। तो काफ़ी मतभेद है। हाँ, ये है जरूरी, ये कह सकते हैं कि
पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में जो है उतना प्रिविलेज नहीं दिया गया बौद्ध भिक्षुओं को, जितना कि जो है मौर्य काल के शासक जो है उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे, उन्हें सुविधाएं देते थे या उनकी जितनी वैल्यू करते थे। तो विद्वानों के बीच जो है काफ़ी मतभेद है, उस पॉइंट को भी हम अभी नोट करते हैं। पहले यहाँ तक नोट कीजिए। तो चलिए पुष्यमित्र शुंग और बौद्ध धर्म के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम ध्यान देते हैं। अश्वमेध यज्ञ इस बात का सबल प्रमाण है कि पुष्यमित्र जो है ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। 16वीं शताब्दी के तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ तथा बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान में पुष्यमित्र शुंग को एक क्रूर शासक और बौद्धों का प्रबल शत्रु बताया गया है। दिव्यावदान में कहा गया है कि पुष्यमित्र शुंग जो है सियोलकट जाकर के उसने घोषणा किया कि जो व्यक्ति एक बौद्ध श्रमण का सिर काट कर लाएगा मैं उसे 100 दिनार दूंगा। लेकिन वहीं डॉक्टर चौधरी के अनुसार दिव्यावदान संदेहास्पद है। वो इस ग्रंथ को ही बोलते हैं कि ये सही नहीं है, क्योंकि इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग को अशोक का उत्तराधिकारी मौर्य सम्राट बताया गया है। डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी के अनुसार शुंग शासन काल में सांची और भरूत स्तूप के रेलिंग जो कि लकड़ी के बने थे, इनको जो है पत्थरों का बनाया जाता है और जो भी टूटे फूटे हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो बोलते हैं कि अगर ऐसा वो कर रहे हैं कि स्तूपों का निर्माण कर रहे हैं, उनको बना रहे हैं, तो फिर कैसे जो है वो धार्मिक जो है मतभेद हो सकता है। पुष्यमित्र शुंग के समय में जो है पूरे अखंड भारत पर जो है शुंग जो है शासनकाल और लगभग 112 वर्ष शासन करते हैं। अगर वो चाहते तो भारत में एक भी जो है बौद्ध जो भी धर्मस्थल है, जो भी स्तूप है, नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये सत्य जो है नहीं माना जा सकता। दूसरा, हेमचंद चौधरी बोलते हैं कि कुछ बौद्धों की हत्या हुई क्योंकि वे यवनों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। वो मानते हैं डॉक्टर हेमचंद चौधरी की कुछ बौद्धों की हत्या हुई क्योंकि जो भी संघ थे, जो मठ थे, वहाँ पर जो है यवन सैनिक उनके साथ मिलकर के जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। प्रोफेसर NN घोष और पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने यह निष्कर्ष निकाला कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों का उत्पीड़न किया। लेकिन वहीं जब हम अन्य विदेशी इतिहासकारों को देखते हैं, जैसे कि E.B. हैवेल ने अपनी पुस्तक आर्यन रूल इन इंडिया में लिखा है कि पुष्यमित्र शुंग ने इसलिए हत्या किया क्योंकि कुछ संघ राजनीतिक केंद्र बन गए थे। उनका हमला करना कोई धार्मिक आधार नहीं था कि वो दूसरे धर्म को मानते हैं या दूसरे पंथ को मानते हैं। W.W. टॉर्न भी अपनी पुस्तक में E.B. हैवेल के मत का समर्थन करते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। तो दोस्तों, अभी हमने देखा कि शुंग वंश में जो है कुल 10 शासक हुए। कितने शासक हुए? शुंग वंश में जो है आपके कुल जो है 10 शासक हुए। ठीक है, शुंग जो शासन शुंग वंश है, देवभूति शुंग हम अंतिम देखेंगे। तो शुंग वंश का जो है शासनकाल 112 वर्ष रहा। अंतिम शासक देवभूति शुंग जो है क्या था? अंतिम शासक। ये अंतिम शासक था शुंग वंश का। अभी देखिए इसके बारे में। शुंग वंश का जो है अंतिम शासक देवभूति, ये चूंकि काफ़ी जो है विलासी था, जो है काफ़ी जो है मनचला टाइप का आप कह सकते हैं। तो एक दासी है, उनके साथ जो है इनका संबंध होता है और भी स्त्रियों के साथ रहता है इनका। तो जो अमात्य रहता है वसुदेव, अमात्य वासुदेव जो है दासी की पुत्री द्वारा ही
देवभूति शुंग की हत्या करवा देता है। इनका जो शासनकाल है 83 से 73 ईसा पूर्व, और इस प्रकार शुंग वंश समाप्त हो जाता है। और जो अमात्य है वासुदेव, वो कण्व जो है वंश की स्थापना करता है। तो अंतिम शासक जो है देवभूति शुंग। दोस्तों नोट कीजिए, यह शुंग वंश का अंतिम शासक था जो विलासी था और स्त्री व्यसन में लिप्त रहता था। अमात्य वासुदेव ने दासी की पुत्री द्वारा हत्या करवा दी। वासुदेव ने कण्व वंश के नाम से नए राजवंश की नींव डाली। तो आगे हम अब देखेंगे कण्व वंश। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कण्व वंश का इतिहास। इसके पहले मैंने आपको बताया भी था कि शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, जो कि काफ़ी जो है विलासी प्रवृत्ति का था और स्त्री व्यसन में लगा रहता था। जब वासुदेव जी जो कि कण्व वंश के संस्थापक है, उस समय जो है देवभूति के दरबार में जो है मंत्री थे, और उन्होंने जो है उन्हीं की दासी की पुत्री द्वारा जो है उनकी हत्या करवा देते हैं वासुदेव जी। और वासुदेव जो है कण्व वंश के नाम से जो है 75 ईसा पूर्व में जो है मगध की गद्दी पर बैठते हैं। कण्व वंश आते आते जो है जो मगध साम्राज्य है वो काफ़ी जो है संकुचित हो गया था, काफ़ी छोटा हो गया था। ये केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और पाटलिपुत्र तक सीमित हो गया था। तो अभी हम देखेंगे दोस्तों कण्व वंश डिटेल में। तो दोस्तों इसे नोट भी करते रहिएगा। कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से जो है 30 ईसा पूर्व, वासुदेव ने जो है 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। कण्व शासक भी शुंगों की भांति ब्राह्मण थे। वैदिक धर्म और संस्कृति की जो परंपरा शुंगों ने शुरू किया था, इस वंश ने भी इसे जारी रखा। कण्वों के राज शासन का बहुत थोड़ा वृतांत ही मिलता है, क्योंकि इन्होंने बहुत व्यापक स्तर पे कोई कार्य नहीं किया, ना ही क्षेत्रों को जीता, और इनके समय में जो है जो साम्राज्य है काफ़ी सिकुड़ करके छोटा हो गया था। केवल जो है आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीमित था, बाकी जो है सभी स्वतंत्र हो चुके थे। तो कण्व वंश का साम्राज्य पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक सीमित हो गया था। पश्चिम के प्रांत बैक्ट्रिया प्रदेश, दक्षिण के प्रांत और कलिंग स्वतंत्र हो गए थे। पुराणों में 4 कण्व राजाओं का उल्लेख है, मेंशन किया गया है केवल 4 कण्व राजा। वासुदेव जिन्होंने जो कण्व वंश की स्थापना किया, फिर भूमिपुत्र नारायण, और अंतिम जो है सुशर्मण। अंतिम जो शासक है सुशर्मण, इनकी हत्या जो है सिमुक ने कर दिया 30 ईसा पूर्व में, और सातवाहन वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। इसके बाद हम देखेंगे नया वंश सातवाहन वंश, इसे नोट कीजिए। दोस्तों तो अभी हमने देखा कि कण्व वंश के जो है अंतिम शासक सुशर्मण की हत्या करने के बाद सिमुक जो है आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। और इनका जो मुख्य क्षेत्र था वर्तमान का जो है आपका आंध्रा, महाराष्ट्र के कुछ भाग और जो है कर्नाटका के कुछ भाग इसमें सम्मिलित थे। पुराणों में जो है इन्हें आंध्रवृत्त भी कहा गया है, और अभिलेखों में जो है शातवाहन कहा गया है। और इस वंश का संस्थापक जो है सिमुक या सिंधु को माना गया है। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान अथवा जो है पठान थी। भाषा जो है जो थी राजकीय भाषा वो प्राकृत भाषा थी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि थी। तो अभी हम देखेंगे कुछ अभिलेख मिले हैं, जैसे कि रानी नगनिका है, नाना घाट है जो कि महाराष्ट्र में मिला है। गौतमी पुत्र सतकर्णी के नासिक में जो है प्राप्त 2 गुहालेख हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के नासिक गुहालेख तथा कार्ले गुहालेख आदि है, जो ये प्रमाणित करते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो सिमुक थे। ठीक है,
तो दोस्तों देखिए सातवाहन वंश, इस वंश की स्थापना सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मण की हत्या करने के बाद प्रथम शताब्दी में किया। यानी जब वो 30 ईसा पूर्व में जो है हत्या कर देते हैं सुशर्मण की, उसी समय बनते हैं, यानी प्रथम शताब्दी में। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार सातवाहन लोग द्रविड़ थे और इनका मूलतः जो निवास स्थान था या जो प्रशासनिक क्षेत्र था जहाँ ये राज्य करते थे वो महाराष्ट्र के क्षेत्र थे। लेकिन माना जाता है कि शकों द्वारा पराजित होने के बाद वे जो है आंध्र क्षेत्र में आ गए, इसलिए उन्हें आंध्र सातवाहन कहा गया। सातवाहन वंश का शासन आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में था, क्योंकि महाराष्ट्र से भी काफ़ी अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि इस वंश का जो है शासनकाल जो है महाराष्ट्र क्षेत्र में भी रहा। जैसे रानी नगनिका नाना घाट अभिलेख जो कि महाराष्ट्र पुणे में है, गौतमी पुत्र सतकर्णी के नासिक से प्राप्त गुहा लेख, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के जो है नासिक तथा कार्ले गुहा लेख, इनकी राजधानी जो है प्रतिष्ठान और राजकीय भाषा जो है प्राकृत थी। सातवाहन वंश से संबंधित जानकारी जो है हमें अभिलेख, स्मारक तथा सिक्के तीनों से ही प्राप्त होती है। इनका जो प्रशासनिक ढांचा था, जो अशोक के समय जो है प्रशासनिक ढांचा था वही था, तो पहले इसे यहाँ तक नोट कीजिए। इसके बाद जो इस वंश के सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक हुए उनको हम देखते हैं, तो इसे प्लीज़ नोट कीजिए। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं सातवाहन वंश के जितने भी प्रमुख शासक हुए। सिमुक जो है 30 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक, उसके बाद उनके जो भाई थे कृष्ण, उन्होंने 37 से 27 ईसा पूर्व तक और नासिक तक, महाराष्ट्र के जो है नासिक तक विस्तार किया। उसके बाद जो है सिमुक का पुत्र सतकर्णी प्रथम जो है 27 से 17 ईसा पूर्व, इनके नाम का जो उल्लेख है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में भी मिलता है। इसके बाद देखिए हॉल, इनका शासनकाल 20 से 24 ईसा पूर्व, ये 17वां राजा थे सातवाहन वंश के और ये कवि भी थे। इन्होंने गाथा सप्तशती जो है काव्य की रचना भी किया है। इसके बाद कुछ समय के लिए जो शक है दूसरी शताब्दी में वापस यहाँ पर जो है शासन जो स्थापित करते हैं, उनका नाम है नरेश नाहपान, और इनका जो है अंत करते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी, और फिर 106 से 130 ईसा पूर्व में साम्राज्य मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक स्थापित करते हैं। इसके बाद देखिए फिर जो है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, जो कि अपने आप को पहली बार जो है प्रथम आंध्र सम्राट जो है इन्होंने कहा, इनका शासनकाल है 130 से 154 ईसा पूर्व। इन्होंने राजधानी जो है औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे जो है प्रतिष्ठान में स्थापित की, जिसको प्रतिष्ठान और पैठान भी कहते हैं। अंतिम शासक जो है यज्ञश्री सतकर्णी है, जो कि 165 से 194 ईसा पूर्व ये अंतिम शासक थे सातवाहन वंश के। इसके बाद जो है सातवाहन वंश जो है समाप्त हो जाता है और काफ़ी छोटे छोटे जो है अनेक राजा जो है बनते हैं और जो प्रांतीय जो शासक होते हैं राजा के रूप में जो है उभर जाते हैं। भड़ोच जो है देखिए सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। सातवाहन वंश में एक प्रथा स्टार्ट होती है, ये जो है जो जैन धर्मगुरु हैं या जो ब्राह्मण हैं, तो ये लोग जो है उनको दान में जो है भूमि देते थे, और धीरे धीरे क्या होता है कि काफ़ी जो क्षेत्र रहता है वो दान के रूप में चला जाता है, और एक सामंत प्रथा जो राजा के अंदर जो है एक राजा मतलब तैयार होता है, और धीरे धीरे क्या होता है सामंती प्रथा जो है सातवाहन वंश से ही स्टार्ट होती है, माने यहाँ उसका जन्म हो जाता है सातवाहन वंश में सामंती प्रथा का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समुद्री व्यापार भी होता था, जिसके लिए भड़ौच जो है सातवाहन काल का प्रमुख बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। तो प्लीज़ राइट डाउन, इसे नोट कीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।